हिंदी पेडागोजी में अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे 15 में से 15 नंबर आए, यानी आपके 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं और 15 नंबर आपके पेडागोजी के बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे 15 नंबर पेडागोजी के आएँ, तो पेडागोजी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। और 15 नंबरों आपके जो गद्यांश पद्यांश से बनते हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही लगानी होती है और उसकी भी प्रैक्टिस आपको जल्द ही कराई जाएगी। अभी आपकी ये पेडागोजी के प्रश्नों की क्लास चल रही है और आज की आपकी चौथी क्लास है। अगर आपने पहले की 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें। और वो तीनों क्लास आपकी सरल प्रश्नों की थी। आज के प्रश्न थोड़ा-सा आपके कठिन लेवल के हैं और दिन ब दिन आपका लेवल बढ़ता ही जाएगा। प्रैक्टिस आपको मिलती रहेगी और 15 अगस्त से आपकी क्लासें भी शुरू हो रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलो शुरुआत करते हैं। हम पहला प्रश्न आप अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार, लिखावट में सुधार। देखो, बच्चे का शब्दकोश बहुत अच्छा है, बच्चे का शब्द भंडार ज़्यादा है, तो इनमें आपके जो 3 ऑप्शन हैं उनमें उसको सहायता मिलेगी, एक में नहीं मिलेगी। तो देखो, जब शब्दकोश बच्चे का अच्छा होता है तो उच्चारण में सुधार अवश्य होता है, शब्द संपदा में भी सुधार होता है क्योंकि उसका शब्दकोश ज़्यादा हो गया है, वर्तनी में भी सुधार होता है बोलचाल में। लेकिन लिखावट से इसका कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि लिखावट के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, लिखावट में सुधार के लिए, सुलेख के लिए। और सुलेख तो हम बच्चे को कोई एक लाइन दे दें तो उसका भी वो करता है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है, यानी बच्चे का अवबोधन विषय का क्या आधार होगा? तो पठन, लेखन, वाचन, श्रवण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रवण, यानी बच्चे सुन करके कितना बोध कर पाता है चीजों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है, यानी जब बच्चे पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या वो सरसरी दृष्टि से पठन कर रहे हैं, बारीकी से पठन, गहनता के साथ, या विस्तार से? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विस्तार से। ठीक है, देखो, सरसरी दृष्टि से अगर कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वहाँ आनंद नहीं आता है। ठीक है, बारीकी से पठन में भी नहीं आता है आनंद, लेकिन आनंद के लिए यानी बच्चे विस्तार से, यानी चीज़ को बहुत बड़ी मात्रा में पढ़ने लगते हैं, यानी इसका अर्थ होता है कि वो उस चीज़ में रुचि लेने लगे हैं, आनंद लेने लगे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं, यानी देखो, भाषा संकेत का जो परिवर्तन और भाषा संकेत का मिश्रण, ये दोनों ही चीज़ हो जाती हैं। तो क्या एकल भाषी बच्चों में, द्विभाषी में, पठन वैकल्य या गणन वैफल्य? तो देखो, गणन वैकल्य ये आपका डिस्कैल्कुलिया से संबंधित होता है, पठन वैकल्य ये आपका डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, ये अधिगम अक्षमताएं होती हैं आपकी, ये हम आगे पढ़ेंगे जब क्लासें लेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एकल भाषी, यानी जो बच्चा एक भाषा बोलता है, द्विभाषी जो बच्चा दो भाषाएं बोलता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, वैसे तो इन सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलती हैं। और लेकिन फिर भी हम थोड़ा व्याख्या के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को धैर्यपूर्वक लास्ट तक अवश्य देखा करें और वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दिया करें। और हाँ, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट में अवश्य बताएं कि आपकी जो 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है, 15 अगस्त से आपकी निश्चित ही आपको क्लास मिलेगी और आप अवश्य देखें, अवश्य जुड़ें। ठीक है, और वही सब आपको पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और नवंबर तक हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर उससे आगे जो भी हमारा दिसंबर आएगा, ठीक है, तो दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ सभी विषयों की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्लासें लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप अपना टाइम, ठीक है, जो 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो इसके लिए वैसे तो मैं शाम को 8 बजे अपनी ये सारी वीडियो पब्लिश करती हूँ, लेकिन आप अपना टाइम कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप किस टाइम पर वीडियो चाहते हो। तो फिर मैं मतलब जिस टाइम के ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टाइम पर ही आपको वीडियो दी जाएगी। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया, सॉरी।
भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश है। तो क्या आकृति है, भाषा विषयक है, लेखा चित्र है। तो देखो ये भाषा की जो आधारभूत रचना संरचनात्मक इकाई होती है तो वो क्या है, तो वो है स्वनिम। ठीक है, स्वनिम यानी बच्चा जो स्वयं से बोलता है, बच्चे ध्वन्यात्मक जो चीज़ होती है इन्हें हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम, जैसे का, ठीक है, ख, और ये वर्ड भी होते हैं, यदि ये थोड़ा ग्रामर लेवल चीज़ें हैं। ठीक है, और इसका सीटेट से क्या संबंध है स्वनिम का, यहाँ ये हम क्लासों में पढ़ेंगे। तो राइट आंसर है आपका स्वनिम। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो। यानी जब बच्चों को हम बहुविकल्पी प्रश्न देते हैं, क्लोज परीक्षण करवाते हैं और ऐसे प्रश्न देते हैं कि निम्नलिखित का मिलान करो, तो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा टेस्ट परीक्षणों में देखते हैं। वस्तुनिष्ठ, पत्र लेखन, मौखिक या निबंध। तो ये प्रश्न हमारे किससे संबंधित होते हैं, ये प्रश्न हमारे संबंधित होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पत्र लेखन से इसका कोई संबंध नहीं है, निबंध में भी नहीं, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते हैं। और मौखिक में बच्चा संप्रेषण करता है, अपना स्वयं से कोई भी चीज़ बताता है। तो राइट आंसर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी यही जो हम आपके सीटेट का ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो हमारे प्रश्न है, आपका प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न बोले जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले जाते हैं। ये आपके सामने एक उदाहरण है इसका। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। यानी आप बच्चों से, ठीक है, समानार्थी और विपरीतार्थी यानी इसका विलोम क्या होगा, इसका समानार्थी क्या होगा, समान क्या होगा, ये जानना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको। शब्दकोश, संकलन, शब्द समूहों का सूची कोश या उच्चारण निर्देश का। अब देखो बच्चे का ज़्यादा बहुत बड़ा शब्दकोश है, लेकिन इससे, ठीक है, ये नहीं बता सकते कि बच्चे ने कितना सीखा है। यानी समानार्थी और विपरीतार्थी, संकलन भी नहीं होगा, उच्चारण निर्देश का, ठीक है, बच्चे कोई भी चीज़ उच्चारण यानी उसमें देख करके उच्चारण कर रहा है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, यानी शब्द समूहों का सूची कोश। जो भी शब्द समूह है, ठीक है, यानी समूह में बच्चे को शब्द दिए जाएं तो ये जो उसका सूची कोश जितना होगा, ठीक है, तो वहां से बच्चे इस सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। यानी बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग शब्द दीजिएगा, पहेलियाँ दीजिएगा, ये सारी चीज़ उनकी क्या सुधारने में मदद करेंगे। पठन, शब्द संपदा, लेखन, वाचन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, शब्द संपदा। देखो पठन से कोई भी इसका संबंध नहीं है, लेखन से भी नहीं है, वाचन से भी नहीं है। राइट आंसर आपका होगा नंबर बी, शब्द संपदा। यानी इस तरीके से बच्चे की शब्द जो संपदा है उसमें क्या होता है, विस्तार होता है, बच्चा बहुत से शब्दों को सीखता है। सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश को पुष्ट कर रही हैं। यानी पहले वो किसी चीज़ को, ठीक है, बोलती हैं, यानी कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं, यानी जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। यानी पहले वो पढ़ा पढ़ा खुद स्वयं बोलती हैं, पढ़ाती हैं, तो विद्यार्थी उनको सुनते हैं और फिर दोहराते हैं। श्रवण एवं वाचन, वाचन एवं पठन, श्रवण एवं पठन, पठन एवं लेखन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, श्रवण एवं वाचन। यानी पहले सुनना और फिर वाचन यानी बोलना। ठीक है, श्रवण का अर्थ है सुनना और वाचन का अर्थ है बोलना। अगला प्रश्न है जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। सूचनात्मक। अब देखो वो अपनी भावनाएं हैं, उसकी संवेग है और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है। यानी वो भाषा का प्रयोग किसके लिए कर रही है, उसके अंदर मन में जो भावनाएं हैं, उसके जो संवेग हैं, उसके जो विचार हैं, तो वो किसका करेगी, निर्देशात्मक, व्यंजक या अर्थपूर्ण या विकासमूलक। तो राइट आंसर है आपका व्यंजक यानी अर्थपूर्ण। जब वो अपनी भावनाओं, संवेगों, अभिव्यक्ति को करने के लिए भाषा का प्रयोग कोई भी करे तो वो कैसा होता है, अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, यानी उसका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। अगला प्रश्न है श्री जगबीर अपनी कक्षा में
कक्षा 2 में श्रुत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता का में सुधार कर रही है। यानी वो श्रुत लेख के द्वारा, ठीक है, क्षमता में सुधार कर रहे हैं। किसमें सुधार होगा? श्रुत लेख से। लेखन एवं श्रवण, श्रवण एवं लेखन, पठन एवं लेखन, श्रवण एवं पठन। देखो श्रुत लेख का क्या अर्थ है? श्रुत का अर्थ है श्रवण, लेख का अर्थ है लिखना, ठीक है। श्रवण का, श्रुत का श्रवण, लेख का लिखना। यानी पहले जैसे आलेख लिखवाया जाता है कक्षा में, ठीक है, उसको श्रुत लेख कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण एवं लेखन। अगला प्रश्न है, पठन को प्रभावित करने वाली अधगम विकलांगता है। अब देखो पठन, पठन यानी पढ़ना, तो पढ़ने से संबंधित जो भी विकलांगता है, अक्षमता है, तो ये क्या है? लेखन, पठन, गणन वैफल्य, आचरण वैफल्य, ठीक है। तो ये आपका क्या है? तो पढ़ने से संबंधित तो क्या होगा? आपका पठन वैफल्य। और ये ज़्यादातर अब आपका पूछा जाता है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, तो ये आपका होता है डिसलेक्सिया, ठीक, ये आपका डिसलेक्सिया होता है। और डिसग्राफिया आपका लेखन से संबंधित होता है, डिसकैलकुलिया आपका गणन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है आपका, सुश्री परवीन की कक्षा में 14 विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही है। अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का, अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। यानी ये वही चीज़ होगी पुनरावृत्ति वाली, दोहराव वाली, ठीक है। तो वो जो भी कोई चीज़ पढ़ती हैं तो फिर बच्चे उसको कॉपी करते हैं। जैसे कोई कविता पढ़वाना, जैसे उन्होंने कविता पढ़ी एक लाइन, फिर उसको बच्चे बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। अगला प्रश्न है, सस्वर पठन, ठीक है, और इसको सस्वर पठन भी बोलते हैं। सस्वर पठन गतिविधियां डैश है, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। एक में है होगा, एक में नहीं होगा, ठीक है। ये केवल पठन है और ये पठन है, इसमें इन दोनों में ये अंतर है। तो देखो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा नंबर ए। देखो सस्वर पठन कहते हैं जोर जोर से बोलना, टीचर के साथ साथ बोलना, ठीक है। एक तो होता है कि टीचर पहले बोलता है फिर बाद में बच्चे बोलते हैं, और एक में साथ साथ बोलता है। और बच्चे जब साथ साथ में बोलते हैं या फिर टीचर पहले बोलता है फिर बच्चे बोलते हैं, तो शुरुआत यहाँ से ही होती है। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। पहले बच्चे इस तरीके से ही सीखते हैं, हम बच्चे को वर्णमाला सिखाते हैं तो इसी तरीके से सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे यहाँ से ही पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? देखो एक आपका होता है उपचारात्मक, एक होता है आपका निदानात्मक, ये दो होते हैं। और ये सारी चीज़ें क्लासों में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बात उपचारात्मक की हो रही है। विद्यार्थी अधगम का आनंद ले रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो देखो उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाना चाहिए, यह प्रश्न है कि शिक्षण दिया जाना चाहिए तो दिया कब जाना चाहिए? जब विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपने कोई भी बच्चे को चीज़ पढ़ाई है और बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है, तब आपको उसका पहले निदान ढूंढना है और निदान ढूंढने के बाद फिर उसका उपचार करना है। तो राइट आंसर आपका नंबर बी। और आज की सीरीज हम सिर्फ 15 प्रश्न ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं है, लेकिन डेली आपको क्लास मिलती रहेंगी। तो चलो शुरुआत, मतलब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो।